हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा रिवीजन चल रहा है नीट के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जिसमें चल रही है। मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन नीट आपसे पूछता है वो, और जहां जहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि पूरा पूरा आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उसकी जो है नेक्स्ट पार्ट ये है जिसमें 12th वाली और 11th वाला दोनों सिलेबस एक साथ चल रहे हैं। और मैंने 15 मार्च तक इसको ख़त्म करने के लिए जो है कोशिश करूंगा, मतलब कर रहा हूँ। 15 तक तो मैं कर ही दूंगा कोशिश करके इसको ख़त्म। तो आपका काम बस इतना है कि आप लगातार वीडियोस को देखते रहें और उसके बाद आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको चाहिए इसमें, और वो मैं आपके लिए करूँगा। साथ ही साथ कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ मैं आपको लगातार देता रहूँगा। बाद में जनवरी में हम क्वेश्चन की वीडियो भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो आप अभी के लिए जो है इस एनसीईआरटी को जरूर देखना, क्योंकि यार इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी है। इस यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आप इसके अच्छा नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें मैं आपको एकदम लाइन टू लाइन वही बताऊंगा जो पेपर में आएगा। आप इस बात को समझना, पेपर में क्या पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, कैसा पूछते हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक रिवीजन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ पर मिल जाएगा। लगातार आप देखते रहना और बने रहना चैनल के साथ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले की बात आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो यार हमारा जो बात शुरू होगी पोलन ग्रेन से शुरू होगी। पहला सवाल जो पोलन ग्रेन का होता है वो ये है, कभी कभी बच्चे ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन है। नहीं, माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनता है। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऐसा सवाल बहुत आता है। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन है? नहीं, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या फिर माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के पोलन ग्रेन बनेगा। आप ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। कोई भी स्पोर, फीमेल का स्पोर हो जैसे मेगास्पोर है, वो डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ऐसे ही मेल स्पोर जो है वो डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ लिखा है द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। इफ यू touch the open anther of hibiscus or any other flower, you will find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under the microscope. तो आपको वहाँ पर एक फैसिनेटिंग सुंदर सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो कि है पोलन ग्रेन। ये ऐसा ऐसा आपको डिजाइनिंग वाले दिखाई देंगे। ये आपको जो दिख रही है आउटर लेयर एक्साइन आपको दिखाई दे रही है, ये एक्साइन आपको दिख रही है। इसके अंदर एक और लेयर होती है इंटाइन। यहाँ एक फोटो है, इस पर जरा सी बात कर लेते हैं। ये फोटोग्राफ जो है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे, वो ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये जो शेप बनी हुई है ये ये आइसोबाइलेटरल की बनी है। और आइसोबाइलेटरल कंडीशन जो बाबू होती है वो आपको मोनोकोट्स में मिलती है, जबकि अगर आप डाइकोट में जाओगे तो मैंने पहले बताया था डाइकोट में आपको इस तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो डाइकोट में आपको टेट्राहेड्रल टेट्राड मिलेगा, जबकि मोनोकोट में आपको आइसोबाइलेटरल टेट्राड मिलता है। समझ रहे बात को? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है यू विल रियली बी अमेज्ड एंड द वेराइटी ऑफ द आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। तो भाई ये कह रहे हैं कि आप जो है सरप्राइज हो जाओगे देख करके, इतने सुंदर सुंदर होंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये डायग्राम जो मैंने बनाया इसको देखो आप ध्यान से। इसमें ऐसा है कि जो आपका जो पोलन माइक्रोस्पोर है उसमें बाबू वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर जो है मियोसिस होकर बना है तो हैप्लॉइड होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो उसके ऊपर 2 लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी। बाहर की जो लेयर है वो है एक्साइन, अंदर वाली काले वाली जो है वो इंटाइन होती है। और इंटाइन जो है वो पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। 2 बार ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि इंटाइन जो लेयर है ये वाली, ये पैक्टोसेल्यूलोज की बनी है। पैक्टोसेल्यूलोज इसकी बनी होती है। फिर आप इसमें देख सकते हो जो एक्साइन है, एक्साइन को अगर हम बांट दें कुछ भागों में तो एक्साइन इस तरह से 2 पार्ट में बनती है। एक सेक्साइन होता है, एक नेक्साइन। और फिर सेक्साइन जो है वो आउटर होता है, उसमें फिर और लेयर होती हैं बैकुलम वगैरह। तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है टैक्टम। तो कभी कभी सवाल आता है कि जो बिल्कुल एकदम आउटर लेयर ऑफ एक्साइन होती है दैट इज, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल आउटर लेयर टैक्टम होती है, जो कि एक्साइन की होती है। एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिन नाम के सब्सटेंस की बनी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि एक्साइन के अंदर एक पोर है, यानी कि एक्साइन एक जगह पर नहीं है यहाँ पर, और जहाँ एक्साइन नहीं है उस पार्ट को जर्म पोर कहा गया है। क्या कहा है? जर्म पोर। यहाँ से आप ध्यान रखना एक्साइन एब्सेंट है। इट इज ए फाइन अपर्चर इन एक्साइन, नॉट
इंटाइन, एक्साइन में छेद है, इंटाइन में छेद नहीं है, और यहाँ से इंटाइन ग्रो करेगी और जब जर्मिनेट करेगा आपका ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन तो ये पोलन ट्यूब बनाएगी। तो बाबू ध्यान रखना ये है कि अगर मान लो एक जम्पोर है तो मोनोकोलपेट, 2-3 है तो ट्राइकोलपेट, और अगर नहीं होता तो मोनोकोट में जम्पोर नहीं होता, जर्मिनल फर्रो होती है, वो मैं आपको बता दूं, मोनोकोट्स में आपको जम्पोर नहीं मिलता। तो ये डाइकोट का ही है। ज़्यादातर ट्राइकोलपेट कंडीशन होती है, मतलब 3 जगह जम्पोर होता है, तो वो मोनोकोलपेट भी हो जाता है, कभी कभी एक भी होता है। यहीं से आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। ये है माइक्रोस्पोर। फर्दर माइक्रोस्पोर डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाएगा, वो फर्दर बातें हैं, उस पर चलेंगे आगे। तो अभी पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पैरिकल मेजरिंग अबाउट, ये साइज यहाँ से नीट में आएगा बाबू, याद कर लेना है, साइज पूछा जाएगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, द हार्ड आउटर लेयर कोल्ड द एक्साइन, जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसे एक्साइन कहते हैं, एंड इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत तगड़ा सवाल है, पूछा जाएगा किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक तरह से आप समझ लेना टैपेटम ने बनाया है, मतलब ऐसे समझना टैपेटम एक बॉडी बनाती है, उसे यूबिश बॉडी कहते हैं, और फिर फर्दर वो स्पोरोपोलिनिन बनाती है, ऐसा है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सवाल है कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई भी हाई टेम्परेचर हो, हाई एसिडिक हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों, बेसिक सॉल्यूशंस हों, वो इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। सवाल आता है कि स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो फॉसिल की तरह प्रिजर्व रहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आए तो आप बता देना किसकी वजह से फॉसिल की तरह प्रिजर्व रहते हैं, तो ये स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही फॉसिल की तरह प्रिजर्व रहते हैं। चलिए जी, लिखा है नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फॉर नॉन, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कोल्ड जम्पोर। तो ये सवाल ध्यान रखना कि जो अपर्चर है जम्पोर वो आपका एक्साइन में होता है बाबू, किस में होता है, एक्साइन में, एंड विच वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। पोलन ग्रेन इज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। ये सवाल भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार। फिर लिखा है द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, व्हाई इज द फंक्शन ऑफ जम्पोर। जम्पोर से तो भाई फंक्शन ये है कि जम्पोर से आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। बाबू ध्यान रखना, जो पोलन ट्यूब निकलेगी, पोलन ट्यूब इंटाइन की आउटग्रोथ होती है, किसकी, इंटाइन की आउटग्रोथ होती है, ना कि एक्साइन की। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे, सुंदरता दिखाती है वो। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन एंड इट इज थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ, ये मार्क कीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछेंगे, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी ध्यान रखना कि पोलन ग्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर आपकी इंटाइन है और फिर आपकी एक्साइन है। एंड व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर, तो ये सवाल है अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है भैया। ऐसा है कि जो आपका ये होता है माइक्रोस्पोर, इसका जो है न्यूक्लियस है, इसको हम फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये आप नोट कर लेना यहाँ से। तो ये है, इसमें अब ऐसा होगा कि इसके अंदर होगी माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद ये होगा कि इसके अंदर एसिमेट्रिक स्पिंडल बना है। ये एक सवाल आता है जो आप बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ये सवाल पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द माइटोसिस, जब यहाँ माइटोसिस होती है माइक्रोस्पोर के अंदर, तो स्पिंडल एसिमेट्रिक बनता है, सिमेट्रिक बनता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना ध्यान से। फिर ये बनती हैं, चलो मान लीजिए जो है माइटोसिस होती है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होती है पहले, उसके बाद 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा उसका जिक्र करता हूँ कि भाई मान लो ये आपका माइक्रोस्पोर है और कैरियोकाइनेसिस हुई, तो एक तो बड़ा न्यूक्लियस बन गया ये थोड़ा सा, और एक ही छोटा सा न्यूक्लियस बन गया, ये 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। फिर ये छोटे वाला न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर के एक ऐसी सेल बना लेगा इसी के अंदर, ठीक है, ये सेल बना लेगा। पहले तो ये सेल वॉल के पास जुड़ी रहेगी, फिर यहाँ से हट जाती है, हटने के बाद ये सेल इस तरह की कुछ शेप ले लेगी, जो मैंने बताई है कि ये स्पिंडल शेप की सेल बनेगी। कैसी बनेगी, स्पिंडल शेप की सेल बन जाएगी यहाँ पर ये, और इसके अंदर आ जाएगा वो नॉर्मल वाला न्यूक्लियस। बड़े वाला इरेगुलर न्यूक्लियस जो होता है, ये बड़े वाला, ये बाहर रह जाएगा। तो यहाँ 2 सेल हो जाएंगी, एक तो ये छोटी सेल जो स्पिंडल शेप है, एक बड़ी सेल। तो बड़ी सेल को कहलाती है वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, बड़ी सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। छोटे वाली सेल बनेगी जनरेटिव सेल। बड़े वाली सेल में बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, छोटे वाली सेल के अंदर फूड रिजर्व नहीं होता है, नो फूड रिजर्व इन जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल के अंदर कोई फूड रिजर्व नहीं होता, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे,
क्योंकि जनरेटिव सेल जो है फर्दर डिवाइड करके मेल गैमिट बनाने वाली है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। और मेल गैमिट जब बनेंगे तो भैया इसको तुरंत ही जो है क्या करनी है, माइटोसिस करनी है। इसे ज़्यादा लंबा काम नहीं चलाना, इसे माइटोसिस करके क्या करना है, डिवाइड करना है फर्दर। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ से सवाल आता है कि बड़े वाली सेल जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो बड़े वाली सेल का न्यूक्लियस इरेगुलर शेप होता है, छोटे वाले का नॉर्मल होता है। फूड रिजर्व कौन रखती है कौन नहीं रखती है, स्पिंडल शेप किसकी होती है, ऐसी है। फिर यहाँ फोटो के नीचे इतने अच्छा लिखा है, आराम से देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन। एक माइक्रोस्पोर की वो स्टेज जो कि पॉलन ग्रेन में मैच्योर होगा, यहाँ लिखा है फोटो के नीचे। समझ रहे हो बात को? तो वो माइक्रोस्पोर जो पॉलन ग्रेन में मैच्योर होगा, बाबू ध्यान रखना है ये कि अब आपका वो माइक्रोस्पोर नहीं रहा है। माइक्रोस्पोर में जब आपकी माइटोसिस हो चुकी है और अब वो 2 सेल्ड हो चुका है, तो अब वो माइक्रोस्पोर नहीं है, अब वो पॉलन ग्रेन है। आप समझ रहे हो? अब वो मेल गैमेटोफाइट है, या फिर हम 2 सेल्ड स्टेज में ये कह सकते हैं कि वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। कैसा है? इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये क्योंकि इसमें अभी आगे और डिवीजन होगा तब ये बनेगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अभी ये कैसा है? इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। समझ रहे हो? चलिए यहां पढ़ते हैं। यहां लिखा है व्हेन the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and float in the cytoplasm of the vegetative cell. छोटी होती है। And it is, ये सवाल मार्क करो, यहाँ से पूछेंगे ये जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्पिंडल शेप आएगा पेपर में। ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड इट इन न्यूक्लियस इन लोअर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में ये आपका जब एंथर फटता है तो एंथर के फटने से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में ही होते हैं। तो आपको कभी कभी ये पूछते हैं कि 2 सेल्ड स्टेज में कौन कौन सी सेल होती हैं, तब आप बताओगे वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। एंड इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट। बाकी बची हुई सेल्स में जो आपकी जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगी, मतलब मेल गैमेट बनाएगी। तो ये ध्यान रखना, जो 2 सेल्ड स्टेज होती है जब वो एंथर फटता है, एंथरडेशंस होता है, उसके बाद 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन निकलते हैं, वो जा करके स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है ना, ये मान लो आपका स्टिग्मा है और यहाँ पर आपका ये 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन आकर के गिर गया है। तो अब यहाँ पर जब ये पॉलन ट्यूब बनाएगा तो उस टाइम पर इसका जो जनरेटिव सेल है अंदर वाली, वो यहाँ डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट बनाएगी, तब ये 3 सेल्ड हो जाएगा। बड़े वाली वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर 2 हो जाएंगे मेल गैमेट, है ना तब। लेकिन कुछ जो 40% प्लांट हैं उनमें ऐसा होता है कि पहले ही आपका जो जनरेटिव सेल है पहले ही वो डिवाइड कर जाती है और पॉलन ग्रेन 3 सेल का हो जाता है। तो जब पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड हो जाता है तब आप इसे कहते हो कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। कैसा है? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, है ना ये। फिर यहाँ लिखा है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि भाई पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज। तो यहाँ एलर्जी के बारे में थोड़ी बात होगी। ये लिखा है कि पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स। अस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह कर देते हैं। ये मार्क कर लेना है यहाँ से, ठीक है। फिर लिखा है इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम। तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, पार्थेनियम स्टेरोफोरस, ये एंड कैरेट ग्रास इसको कहते हैं, ये आपको पता ही है पहले से ही। कैरेट ग्रास और पार्थेनियम दैट केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इम्प्रूव्ड व्हीट एज बिकम यूबिक्यूटस इन ऑकरेंस। तो यार हुआ ये था कि व्हीट के सीड के साथ में इसका जो आ गया था सीड बाहर से, अब क्या हुआ कि ये यूबिक्यूटस हो गया, यानी ये यहाँ है ही बस, अब तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये हर जगह पाया जाता है, व्हीट के साथ में गिफ्ट है ये, ठीक है ना। तो ये पॉलन एलर्जी कॉज करता है। तो मैंने यहाँ कुछ जो है आपको एग्जाम्पल नोट करने को दिए हैं ताकि आप नोट कर लो, जिसमें से पूछेंगे कि कौन कौन पॉलन एलर्जी करता है। तो पार्थेनियम पॉलन एलर्जी करता है, चिनोपोडियम पॉलन एलर्जी करता है, एमेरेंथस, चौलाई, सोरगम, ज्वार,
ये करता है। कभी कभी पूछते हैं हे फीवर इज ड्यू टू, हे फीवर इज ड्यू टू, तो सवाल कभी कभी पूछेंगे तो आप बता दोगे हे फीवर जो है वो पॉलन ग्रेन की वजह से होता है, ब्रोंकियल एलर्जी कहते हैं इसको, है ना। तो ये नोट कर लेना यहाँ से। चले आगे, चलिए। तो यहाँ पर फिर आगे एक छोटा सा पैराग्राफ है। यहाँ कहा गया है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो आपके खाने में भी मतलब यूज होते हैं, मतलब दे आर न्यूट्रिएंट, ये लाइक ए न्यूट्रिएंट दे वर्क, काम करते हैं वो न्यूट्रिएंट की तरह। तो कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन इसे यूज करते हैं, यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है कि रेस हॉर्स जो होते हैं, एथलीट्स वगैरह होते हैं, वो इनको यूज करते हैं न्यूट्रिएंट की तरह। तो मैंने यहाँ थोड़ा नोट किया है कि पॉलन ग्रेन्स में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइक पॉलन ग्रेन्स में प्रोटीन होती है 7 to 26%, कार्बोहाइड्रेट है 24 से 48%, फैट है 1 से 15%, ये नोट कर लेना। फिर लिखा है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. तो ये स्टेटमेंट कभी कभी आता है, तो आप इसको सही कर देना कि भाई हाँ सही है, पॉलन कंजप्शन जो है वो आपका एथलीट्स की या फिर रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ये ना पढ़ना, ठीक है, कभी तुम ये पढ़ने लगो। चलिए, फिर यहाँ है नेक्स्ट हेडिंग है पॉलन वायबिलिटी, कि पॉलन ग्रेन जो है आपके डाइजेशंस के बाद जब फटता है एंथर, उसके बाद पॉलन ग्रेन कब तक वायबल रहते हैं। एंथर फटने के बाद पॉलन ग्रेन कब तक वायबल रहते हैं, कितने टाइम वायबल रहते हैं, ये वाली बात है यहाँ पर। तो एक बार देखते हैं, यहाँ मैं बता दूँ आपको, पॉलन वायबिलिटी अलग अलग जगह अलग अलग होती है। ज़्यादा देर पॉलन ग्रेन वायबल नहीं रहते, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, मतलब कुछ जगह ज़्यादा देर अवेलेबल रहते हैं मगर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि वंस दे शेड pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grain remain viable is highly variable and is some extent depend upon the prevailing temperature and humidity. तो इस पर डिपेंड करता है। और ये एग्जाम्पल यहाँ से आप नोट करने हैं कि अनाजों में जैसे राइस और वीट में, ये दो एग्जाम्पल नोट करें आप, यहाँ मार्क करें, सवाल पेपर में आएगा। राइस में, वीट में पॉलन ग्रेन जो है वो 30 मिनट तक वायबल रहते हैं, जबकि ये तीनों फैमिली याद रखनी है भाई, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, तीनों फैमिली याद करें आप लोग, तीनों एक ही ऑप्शन में होती हैं हमेशा। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, तीनों में महीनों तक आपके पॉलन ग्रेन वायबल होते हैं। ये सवाल पूछा जाएगा, प्लीज़ इसे मार्क कर लें आप, है ना, ये आएगा पेपर में, ठीक है। वीट और राइस मार्क कर लेना और ये मार्क कर लेना। They maintain viability for months. You may have heard about storing semen, sperm of many animals, including human, for artificial insemination. उसके लिए, and it is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen. तो यार जब किसी चीज़ को लिक्विड नाइट्रोजन में आप रखते हो तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये कभी कभी सवाल आता है, क्रायो प्रिजर्व कर लिया गया है, तो आप समझ जाना क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब -196 डिग्री सेल्सियस ऑन लिक्विड नाइट्रोजन, तो उस पर भी आप उसको सेव कर सकते हो। यहाँ लिखा है सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मेल वाला पार्ट था, मतलब मेल वाले पार्ट को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और इसके बाद जो शुरू होगा वो फीमेल वाला पार्ट शुरू होगा। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टिल है, उसके बारे में बात होगी, ठीक है ना। तो अभी हम इसी वीडियो में इसको भी कवर करेंगे, थोड़ा सा इसको कवर करेंगे, फिर आगे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसमें आगे का काम होगा। तो यहाँ शुरू करते हैं आज। द पिस्टिल, द मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ये फोटो आप देख लीजिए एक बार, जरा सा छोटा सा बनाया मैंने। यार देखो यार, एक चीज़ है, ये फीमेल पार्ट है जिसमें कि आपको दिखेगा जो आपका पिस्टिल है वो 3 भागों में बटा होता है, जिसमें सबसे नीचे का भाग होता है ओवरी, उसके ऊपर होती है लंबी सी स्टाइल, उसके ऊपर होता है स्टिग्मा। इन तीनों को मिला जुला करके पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, आप देख सकते हो, अब ध्यान रखना, ये जो होता है ओवरी होती है जो, ये आपकी मेगास्पोरोफिल कहलाती है। क्योंकि यार पता क्या है, आपका फ्लावर जो है ना मॉडिफाइड शूट है, और फ्लावर के ऊपर जो आपके लगे होते हैं दे आर मॉडिफाइड लीव्स, और ये सेक्सुअल लीफ है, तो सेक्सुअल लीफ आपकी स्पोरोफिल होती है ना। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोफिल। तो कहीं अगर इसको मेगास्पोरोफिल लिखता है कोई तो गुस्सा ना करना, बता देना, ठीक है। फिर ध्यान रखना है कि इसके अंदर मेगास्पोरोफिल है तो इसके अंदर आपको एक और चीज़ मिलने वाली है, दैट इज द मेगास्पोरेंजियम, या फिर आप इसको बोलते हैं ओव्यूल या इंटैग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ये ओव्यूल जो है ना, आपको पता है
कहीं भी स्पोरोफिल होती है उसके अंदर स्पोरेंजियम होगी, तो ये स्पोरोफिल है तो इसके अंदर क्या होगी, स्पोरेंजियम होगी। और इस ओव्यूल का आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप मेगास्पोरेंजियम, है ना बाबू, ये बोलोगे, है ना। और ये रखा हुआ है थैलेमस के ऊपर, नीचे जहाँ अटैच है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या दिया गया है, पिस्टिल मतलब मेगास्पोरोफिल। फिर यहाँ लिखा है, ये मार्क कर लेना यार सवाल, ओव्यूल मतलब इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ये खूब आता है पेपर में सवाल, कभी कहो पता नहीं इंटेगुमेंटेड क्या पूछ लिया, ये गलती ना कर देना, ठीक है। हाँ, फिर लिखा है द गाइनीशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। The gynoecium may consist of single pistil monocarpellary or may have more than one pistil multicarpellary। तो जब एक पिस्टिल होता है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पलरी कंडीशन। When there are more than one, the pistil may be fused together to form syncarpus condition, जैसे कि हिबिस्कस वगैरह में सिनकार्पस होता है, और सोलेनेसी में भी था, और लिलिएसी में भी सिनकार्पस है, और मे बी एपोकार्पस, लोटस एंड रोज। जैसे कि आपको ध्यान रखना, 2 एग्जाम्पल आपको 11th क्लास में इसके मिले थे, मैं यही नोट कर देता हूँ, आपके याद नहीं होंगे तो आप याद कर लेना। लोटस एंड रोज 2 एग्जाम्पल आपको एपोकार्पस के दिए गए 11th में, वो याद रखने हैं प्लीज़, है ना, याद कर लेना। फिर लिखा है ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट आर द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। द बेसल बल्जेड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। Inside the ovary is the ovarian cavity, the locule, उसके अंदर होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, ठीक है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन, हमें याद है एक्साइल टाइप, मार्जिनल टाइप, प्लेसेंटल, पैराइटल टाइप, बेसल टाइप, है ना, हमें याद है। उनके एग्जाम्पल भी याद कर लेना आप, सब कुछ। उसमें फ्री सेंट्रल का बहुत पूछते हैं, डायंथस एंड प्रिमरोज, पक्का आएगा वो पेपर में, ठीक है। पैराइटल का मस्टर्ड, पैपावरेसी फैमिली का भी आएगा उसमें, आर्जिमोन, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन। तो यार यहाँ पर कुछ फोटो बने हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है पेपर में कि भैया देखो, फोटो के नीचे पढ़ते हैं बाबू, याद कर लेना आप पेपर में हिबिस्कस सिनकार्पस कंडीशन है, याद कर लेना, बहुत मारूंगा वरना, ठीक है, मार तो पाऊंगा नहीं, पता नहीं कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। सिनकार्पस, ठीक है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस पैपावर में सिनकार्पस, और आपका जो माइकेलिया एंड रेननकुलस में आपको मिलेगा बटरकप होता है, रेननकुलस क्या होता है, बटरकप, है ना। तो माइकेलिया में आपको मिलेगा एपोकार्पस कंडीशन। तो यार ये सवाल तीनों याद होने चाहिए, बहुत पक्के सवाल हैं, याद कर लेना। एपोकार्पस में माइकेलिया, लोटस रोज आपकी किताब में, दोनों किताबों में यही जगह है, बस और कहीं है नहीं, लोटस रोज और ये। फिर यहाँ पर मैंने देखा है एक चीज़ दिखाई गई है, दैट इज द ओव्यूल, और ये भैया जो ओव्यूल दिख रहा है ये आपको दिखेगा एनाट्रोपस ओव्यूल। एक बार थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, देखो ये डायग्राम देखो जरा सा ना, यहाँ पर ये सबसे पहला ओव्यूल जो है ना, ये ऑर्थोट्रोपस है, ये वाला बाबू। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में सीधा होता है, सीधा लीनियर, जिम्नोस्पर्म में यही होता है, लीनियर ओव्यूल होता है, जिसमें कि आपका फ्यूनिकल नीचे होती है, फिलिक न्यूसेलस होता है, ठीक है, सॉरी चलेजा होता है, और माइक्रोपाइल होता है। तो जब माइक्रोपाइल चलेजा और फ्यूनिकल एक लाइन में होना सीधे, तो ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस। दूसरा है एनाट्रोपस। 82% में 82% प्लांट के अंदर आपको एनाट्रोपस ओव्यूल मिलेगा, जो कि इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। इन्वर्टेड ओव्यूल में जो बॉडी होती है, बॉडी क्या है, 180 डिग्री टर्न हो जाती है। अब ये बॉडी है ऊपर वाली, ये वाली, और ये नीचे जो हाइलम है, फ्यूनिकल है, ये लंबी स्टॉक, इसके ऊपर ये 180 डिग्री टर्न हो गई है, घूम गई है। तो ये ओव्यूल आपका रेसिपिनेट ओव्यूल कहलाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है, 180 डिग्री टर्न ओव्यूल कहलाता है। इसमें जो फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइल है दोनों बराबर में आ जाते हैं। तो ये सवाल कभी कभी आपसे बनेगा कि व्हेन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल लाई क्लोज टू ईच अदर देन, तो आपका आंसर होगा कि जब दोनों साथ होते हैं तो भैया ये ओव्यूल एनाट्रोपस है। कैसा है, एनाट्रोपस। ये सवाल बनेगा, और इसी को मैं बताना भी था। बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं तो आपको एक सवाल पूछ लेंगे, ये वाला, ये जो दिखा रखा है मैंने यहाँ पर, ये वाला, इसको कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। भाई पक्का सवाल आता है बाहर से, जब आता है तो पूछते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल या हॉर्स शू शेप ओव्यूल कहाँ मिलता है। तो बाबू ध्यान रखना,
जब बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक कर्व्ड होती है तो फैमिली ब्यूटामोसी, फैमिली पेपावरेसी, इनमें आपको फैमिली ब्यूटामोसी, फैमिली पेपावरेसी, इनमें आपको जो ओव्यूल मिलता है वो हॉर्स शू शेप मिलता है। यहाँ सवाल आता है हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक किस ओव्यूल में होती है? एम्फीट्रोपस। ठीक है, गुड। जब आपकी फ्यूनिकल कवर कर लेती है ओव्यूल को पूरा ऊपर से तो ये होता है आपका कैक्टेसी का ओव्यूल, जिसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। ये कभी कभी आ जाता है, तो 2 सवाल बाहर के याद कर लेना, सर्सिनोट्रोपस का कर लो और एक इसका कर लो। एम्फीट्रोपस का ही आएगा, बाहर से आया तो, वरना आएगा नहीं। अदरवाइज एनाट्रोपस के बारे में बात करनी है। ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल किताब में बना हुआ है, जानबूझ के उल्टा बनाया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। एक और बात मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, ओव्यूल का बेस जो है ना वो चलेजा होता है। क्या होता है? बेस ऑफ ओव्यूल इज चलेजा। ऑलवेज बेस ऑफ ओव्यूल इज चलेजा। चलेजा आपको कहीं उल्टा ऊपर दिख रहा हो, नीचे दिख रहा हो, पर वो बेस होगा, ये ध्यान रखना। ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इसमें क्या हुआ है, ये फ्यूनिकल है, यहाँ पर दिख रही है, ये फ्यूनिकल यहाँ पर है। 180 डिग्री ओव्यूल की बॉडी टर्न हुई है। आप इसको पलट कर किताब को ऐसे रख के देख सकते हो, ठीक है, ऐसे उल्टा करके। तो उसमें आपको दिखेगा कि फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल इकट्ठा हो गए हैं। यही एनाट्रोपस ओव्यूल की पहचान हो गई है। ठीक है जी। इसमें होगा कि फ्यूनिकल जो है पूरी बॉडी से अटैच होती हुई गई है। तो ये पूछते हैं कि रैफे जो अटैचमेंट पॉइंट है वो किस ओव्यूल में मिलता है? जब बॉडी जो है फ्यूनिकल से अटैच होती है तो वहाँ रैफे मिलता है। पीछे है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के अंदर यहाँ वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम होती हैं। थोड़ा सा उसका जिक्र कर देता हूँ। फ्यूनिकल में क्या है, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं, जो जाइलम फ्लोएम वगैरह वो होंगी इसके अंदर। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल है, उसे हाइलम कहते हैं। बॉडी से जहाँ फ्यूनिकल अटैच है वो हाइलम है नीचे की तरफ। माइक्रोपाइल जो है उसको हमेशा ध्यान रखना, वो टिप ऑफ द ओव्यूल होती है। ठीक है, ध्यान रखना है चलेजा हमेशा बेस ऑफ द ओव्यूल होता है, ये गलतियां ना कर देना। चलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, माइक्रोपाइल टिप ऑफ द ओव्यूल। बीच में एक बॉडी है उसे कहते हैं न्यूसेलस, तो फर्टाइल पार्ट है उसका, डिप्लॉयड होता है और फर्टाइल पार्ट होता है। यहीं पर आपका मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आउटर इंटेगुमेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आउटर इंटेगुमेंट जो है वो टेस्टा बनेगा, सीड का कवर। इनर बनेगा टैगमन, वो भी सीड का कवर होगा। तो 2 सीड के कवर हो जाएंगे, आउटर इनर। ठीक है, 180 डिग्री टर्न ओव्यूल है, रेसिपिनेट ओव्यूल इसे कहते हैं। बहुत बढ़िया पेपर हो तो ये पूछ लेते हैं, रेसिपिनेट ओव्यूल किसे कहते हैं, है ना, कर देना ये। फिर आपको ध्यान रखना है, अगर दो इंटेगुमेंट्स है तो इसको बाइटैगमिक ओव्यूल कहते हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म में यूनिटैगमिक मिलता है, यहाँ आपको मोस्टली बाइटैगमिक ओव्यूल मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, ये फोटो के नीचे से जिनकार्पस हाइपोकार्पस भैया याद कर लेना। ठीक है, चलो ये लिखा है कि arising from the placenta are the megasporangia and commonly called as ovule। तो integumented ovule, integumented megasporangium को ही ovule कहते हैं। The number of ovule in an ovary may be 1। तो ये यहाँ पर सवाल मिलेगा। व्हीट में पर ओवरी 1 ओव्यूल है, पैडी मैंगो में 1 ओव्यूल है, पपाया वाटरमेलन ऑर्किड में बहुत सीड होते हैं तो वहाँ मैनी ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली आपका सिंगल ओव्यूल होता है, पर ज़्यादा ओव्यूल भी कई जगह पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में मैं यहीं तक का रखूँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो मिलेगी उसमें मिलेगा आपको फीमेल का जो गैमेटोफाइट तक का डेवलपमेंट है वो मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट में पॉलिनेशन और एक वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। 3 वीडियो और इसकी आएंगी, फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर नेक्स्ट चलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ 11 भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के प्लीज़ देख लेना। वहाँ लिविंग वर्ल्ड हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिनकी किस्मत सही होगी वो इसको पढ़ लेंगे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर यहीं से आएगा और जो हम बोलेंगे वही आता है, गारंटी है इस बात की, है ना। अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन आप कुछ दिन बने रहना चैनल के साथ में, फिर आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए रहेगा इतना ही। टेक केयर। और कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।